That fuel is a substance which gives heat energy on combustion in the presence of oxygen. It contains carbon and hydrogen as in combustible elements. It comes in different forms. It is of different types such as wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, and liquefied petroleum. तो फ्यूल वो चीजें होती हैं जिनको जलाने पे हमें एनर्जी मिले। सिंपल सी बात है, जो चीजें अगर आप जलाइएगा और उससे अगर आपको एनर्जी मिलता है वो क्या कहलाएगा? फ्यूल कहलाएगा। सबसे कॉमन फ्यूल है वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आमतौर पे हम अपने आसपास देखते हैं। इस फ्यूल का इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए। ज्यादातर लोग इससे हीट एनर्जी ही निकालते हैं। कई जगह पे लाइट एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा हीट एनर्जी के लिए ही होता है। तो वो चीजें जिनसे हमें एनर्जी मिले बर्न करने, ऐसे नहीं, बर्न करने पे एनर्जी मिले, उन्हीं चीज को हम सिर्फ फ्यूल कहते हैं। Now the classification of fuel. Fuels can be classified on the basis of their physical state as solid, liquid, and gas. On this basis, fuels can be of following types: solid fuels, liquid fuels, and gaseous fuels. उसके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे फ्यूल को हम तीन फॉर्म में डिवाइड करते हैं। वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज gaseous fuels. Solid fuels leave some ash or residue after combustion. They need large space for storage. Wood, charcoal, cow dung, agricultural waste, and coal are examples of solid fuels. Liquid fuels. Most of the liquid fuel in use are the hydrocarbons which exist in the liquid phase at room temperature. They do not leave any residue after burning. Kerosene, petrol, and diesel are the examples of liquid fuels. तो जितने भी फ्यूल्स हैं, अगर वो रेसिड्यू छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सॉलिड फ्यूल कहलाएंगे। और वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैटर्स का तीन स्टेट होता है। वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। तो वो फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में हो और बर्निंग के बाद रेसिड्यू छोड़ता हो, मतलब राख छोड़ जाता हो जलने के बाद, उसकी राखें नहीं जल पाती हो, कंप्लीट कंबशन उसके अंदर ना हो, तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। वो फ्यूल्स जो लिक्विड स्टेट पे हो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब क्या हुआ? जिस टेम्परेचर पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग लीव करते हैं, इट्स वेरी फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? रूम टेम्परेचर कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इतने ही टेम्परेचर पे रहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में अगर इतने टेम्परेचर पे कोई फ्यूल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड फ्यूल्स कहेंगे। और लिक्विड फ्यूल्स कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, उसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है, कोई राख वो पीछे छोड़ के नहीं जाता है। नाउ द गैसियस फ्यूल्स, सम ऑफ द गैसियस फ्यूल्स exist naturally at room temperature and some are made by the treatment of coal, biogas, natural gas, and compressed commonly used gaseous fuels. तो ये बायोगैस, नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बारे में आप लोगों को 10th क्लास में और डिटेल में पढ़ना है। तो बस इतना जानिए कि ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। इनमें से कुछ नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुदरत की तरफ से हमें ऐसे ही मिलता है। फॉर एग्जांपल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है एंड एलपीजी है। तो ये सब पहले से कुदरत से बना हुआ आता है, इन्हें हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। कोल है, लेकिन बायोगैस हुआ, तो बायोगैस का हम प्रिपरेशन करते हैं, उसे हम बनाते हैं काऊ डंग से, एनिमल एक्सक्रीटा से, उसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं? नेचुरली एग्जिस्ट रहते हैं, और कुछ हम प्रिपेयर करते हैं। तो गैसियस फ्यूल को भी अगर आप बर्न करें तो उसमें भी क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, वो भी कोई राख छोड़ के नहीं जाता है। द बेस्ट वन फ्यूल कहलाता है गैसियस। नाउ द रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। अगर हम नाम पे फोकस करें, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब
उसको दोबारा से लाया जा सके, एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब उसको दोबारा से नहीं लाया जा सके, मतलब एक बार अगर उसको हम जला दिए तो उसको दोबारा हम नहीं ला सकते, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो एग्जॉस्टिबल फ्यूल्स कहलाते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स कहते हैं। रिन्यूएबल फ्यूल्स उन्हें कहते हैं जिससे अगर हम पूरा कंप्लीटली इस्तेमाल भी कर दें तो उसे हम दोबारा ला सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, ऐसे फ्यूल्स को हम रिन्यूएबल फ्यूल्स कहते हैं। और ऐसे फ्यूल्स जिनको अगर हम एक बार खत्म कर दें तो दोबारा नहीं ला सकते, ऐसे फ्यूल्स को हम नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल वेस्ट जो होते हैं उनको हम फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे काउ डंग एंड अनदर एनिमल एक्सक्रीटा। तो ये चीजें क्या होती है, आपके रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि इन्हें हम दोबारा ला सकते हैं एक बार खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल में आपका वुड है, चारकोल है, इन सब चीजों को हम दोबारा ला सकते हैं सिस्टम अगर ये खत्म भी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे फ्यूल्स है जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, तो इन सब फ्यूल्स को हम दोबारा नहीं ला सकते क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं रिपेयर होने में। तो इसलिए अगर एक बार ये खत्म हो जाए तो इन्हें हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे फ्यूल्स को हम नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स कहते हैं, एग्जॉस्टिबल फ्यूल्स कहते हैं, एंड वो फ्यूल जो खत्म ही ना होने इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल्स कहते हैं। रिन्यूएबल फ्यूल्स को हम इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल कह सकते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स को हम एग्जॉस्टिबल फ्यूल्स कह सकते हैं। Efficiency of fuels. The amount of heat liberated when unit mass of a fuel is burned gives a measure of efficiency of a fuel. We refer it as the calorific value of the fuel. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called a calorific value. मतलब कि कौन सी चीजें जलाएंगे, कितना जलाएंगे तो हमें किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। किस लिए जरूरी है, एक अच्छा फ्यूल के चूजन के लिए जरूरी है, हम एक अच्छा फ्यूल चूज करें। देखिए यहाँ पे चैट दिया हुआ है, अगर आप वुड मतलब लकड़ी 1 kg वुड जलाते हैं तो आपको 70,000 to 22,000 तक की कैलोरिफिक वैल्यू मिलता है। कैलोरिफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है कंबशन के दौरान जो रिलीज होता है। तो अगर 1 kg अगर आप वुड मतलब होता है लकड़ी जलाते हैं तो 17,000 to 22,000 मिलता है। लेकिन अगर आप 1 kg CNG जलाएं या फिर LPG जलाएं तो 50,000 to 55,000 क्या होगा, आपको कैलोरिफिक वैल्यू मिलेगा। एंड द सेकेंड वन थिंग इज वुड जलाने पे आपको रेसिड्यू बच जाएंगे, मतलब कंप्लीट कंबशन उसके अंदर नहीं होगा, राख बच जाएगा। लेकिन सीएनजी या फिर एलपीजी अगर आप उसको बर्न करते हैं तो उसका राख नहीं बचेगा। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो बेस्ट वन फ्यूल कौन सा कहलाएगा, सीएनजी एंड एलपीजी कहलाएगा। तो इसलिए हर फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू की जानकारी जरूरी है। इसलिए जरूरी है एक बेहतर फ्यूल चूज करने के लिए जरूरी है। आइडियल फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल, एक बेहतर फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो कैरेक्टर ये होने चाहिए कि वो जलने पे कोई राख ना छोड़े, कोई एशेस, कोई रेसिड्यू पीछे छोड़ के ना जाए। सेकेंड, उसके कैलोरिफिक वैल्यू क्या हो, बहुत हाई हो, इतना हाई हो कि हमें कम फ्यूल की जरूरत पड़े, ज्यादा फ्यूल ना बर्बाद। एंड द थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर इतना हो कि हम उसे ऑक्यूपाई कर सके, उतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर सके, ना ही बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए अगर इग्निशन टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस हो तो आप उतना टेम्परेचर नहीं ना ला सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लाने पड़ेंगे उतना। दैट्स व्हाई उसका इग्निशन टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए ताकि हम उसे क्या कर सकें, चला सकें। उसका हैंडलिंग नॉर्मल होना चाहिए, अगर हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फ्यूल इतना डेंजरस होता है कि आपके शरीर को भी जला सकता है। उसको बैलेंसिंग नॉर्मल होना चाहिए, द रेट ऑफ कंबशन शुड बी बैलेंस एंड मॉडरेट, मॉडरेट फॉर्म में होना चाहिए, ना ही बिल्कुल लो होना चाहिए और ना ही बिल्कुल हाई होना चाहिए।
The content of non-volatile substance should be as low as possible. Non-volatile मतलब कि वो चीजें जो हानिकारक हो, जो पॉल्यूट करे, वो चीजें कम होनी चाहिए। फ्यूल को जलाने पे पॉल्यूशन भी होता है, इसके बारे में शायद आगे पढ़ने को आए आप लोग को। जितने भी फ्यूल अगर आप जलाते हैं तो पॉल्यूशन भी होता है। तो पॉल्यूशन कम हो, कौन से फ्यूल में सबसे कम पॉल्यूशन? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बहुत कम हो। नॉन वोलेटाइल मतलब वो चीजें जो हार्म पहुंचाती हैं। देयर शुड बी नो पॉइजनस और रेसिड्यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन कंबशन। ये चीज हमने बताया ही है कि कोई भी रेसिड्यू पीछे नहीं छूटना चाहिए। The fuel should be easily available in plenty and a low cost. And the last character should be कि फ्यूल आसानी से मिल जाना चाहिए और सस्ते दामों में मिलना चाहिए। और मान लीजिए एलपीजी और वुड में हमें कंपैरिजन करना हो और एलपीजी सस्ता है वुड से, तो हम कौन सा चूज करेंगे? एलपीजी चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि उसके कई सारे कैरेक्टर्स बेहतर है। किससे बेहतर है? वुड से बेहतर है। अब आपके वुड एक फ्यूल है, फिर वुड से प्रिपेयर किया जाता है चारकोल, वो भी क्या आपका एक फ्यूल है। तो अगर हमें चूज करने को आए कि हम कौन सा फ्यूल चूज करें, तो हमें चारकोल चूज करना चाहिए। क्यों चारकोल चूज करना चाहिए? क्योंकि चारकोल को अगर आप बर्न करें तो कोई रेसिड्यू पीछे नहीं छूटता है, कोई ऐश पीछे नहीं छूटता। लेकिन अगर आप वुड को बर्न करें तो राख बच जाता है। चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप वुड की बात करें तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। तो ऐसे कई सारे आइडियाज होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन क्यों जरूरी है? ताकि हम पॉल्यूट ना करें। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जिस पर फोकस करता है वो चीजें होती है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे कम हो, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में हो। इट मींस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो चीजें होती है जो पॉल्यूट करती है, वो मिनिमम होने चाहिए उस फ्यूल में। व्हाट हैपेंस व्हेन फ्यूल्स आर बर्न? क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए आपको बताया जाए कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं फ्यूल को बर्न करने से। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है, एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। तो ये सब क्या होता है? ये आपके पॉइजनस एंड पॉल्यूटेड सब्सटेंस है जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। Carbon monoxide is a poisonous, colorless, odorless, and tasteless gas. It is common industrial hazard resulting from the incomplete burning of a natural gas and any other material containing carbon such as gasoline, kerosene, oil, propane, coal, or wood. Carbon monoxide is harmful when breathed in because it displaces oxygen in the blood and deprives the heart, brain, and other vital organs of the oxygen. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हार्मफुल है कि वो क्या करता है? आपके ब्लड से ऑक्सीजन को कम करने लगेगा, हटाने लगेगा, उसका जगह लेने लगेगा, उसके साथ रिएक्ट करने लगेगा। मान लीजिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है? C और O है। वो आपके शरीर में गया, आपके शरीर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा और क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या फिर सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसेज होते हैं। सारे के सारे क्या है? गैसेज। और सारे बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे ब्रेथ के लिए अगर हम उसे इनहेल कर जाएं ज्यादा अमाउंट। तो इसलिए इन चीजों का भी गौर करना जरूरी है कि कौन से फ्यूल में इन सब चीजों की बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में इवोल्यूशन होता हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस आप लोग पढ़े हैं ना प्रीवियस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो यही चीज आपका क्या होता है? जब फ्यूल बर्न करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इवोल्यूशन ऑफ सम गैसेस करता है जो क्या होता है? हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। सिर्फ हमारे लिए नहीं,
एंड अदर एनिमल्स के लिए भी वो हार्मफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अब हमें जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ 0.04, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाए 0.07 हो जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर को, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम, कई सारी बीमारियां भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकता है, मौत भी हो जाती है कई लोगों की, अगर ब्रेक हो जाए, ऑक्सीजन आना बंद हो जाए आपके लंग्स में तो आपकी डेड हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो दैट्स व्हाई इन सब चीजों से हमें क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। अगर आप मार्केट निकल रहे हैं, गाड़ियां कई सारी घूमती है, तो आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को मास्क, क्योंकि ये चीजें भी आपके सेहत के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। और अगर आप कोई फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो जानकारी कीजिए कि उस फ्यूल में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कम हो। नाउ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इससे ये हार्मफुल होता है कि एसिड रेन कराते हैं। एसिड रेन के बारे में आप लोग पहले से पढ़े होंगे। वो रेन जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो, लो हो। एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने आपको पढ़ाया है ना, तो वाटर की पीएच अगर लो हो जाए वो एसिडिक हो जाता है। वो वाटर के पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वो लो हो जाए, 7 से कम हो, वो एसिडिक हो जाएगा। और अगर वो एसिडिक हो जाएगा वो कॉर्सिव इन नेचर हो जाएगा। एसिडिक का क्या कैरेक्टर कि वो कॉर्सिव होता है, और अगर वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वो कॉर्सिव इन नेचर हो जाएगा। इससे बारिश अगर होता है, एसिड जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म पहुंचेंगे, वो क्या होंगे, मरने लगेंगे। तो इसलिए इन सब गैसेस का भी इवोल्यूशन होना करीब करीब समझिए कम करना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए। नाउ द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि स्मोक निकलते हैं गाड़ियों में, अगर आप पीछे से देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक कलर के स्मोक निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। और आप फैक्ट्रीज में देखें तो स्मोक निकलते हैं, कई बार आप देखें तो डस्ट क्या होते हैं, वो भी उड़ते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहलाएंगे। ये भी क्या कर सकते हैं, आपके शरीर को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीजों का भी केयर करना चाहिए। किस पे, फ्यूल अगर हम चूज करें तो कई सारे बीमारी होती है, लंग्स इन्फेक्शन होते हैं, कई लोगों को इन सब गैसेस के कारण अस्थमा हो जाता है। इससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। तो कभी भी हम फ्यूल चूज करें तो इन चीजों को क्या करें, गौर करें कि जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उनका इवोल्यूशन मिनिमम हो उस फ्यूल में। फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, आप लोग कोई पीछे टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। एनी टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो आज के टॉपिक में या फिर प्रीवियस क्लास के टॉपिक में, कंबशन से रिलेटेड, आइदर फ्रेम से रिलेटेड और फ्यूल से रिलेटेड। आवाज साफ नहीं आया, और बोलो। सर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर उन्हें कहते हैं जो दिखे समझिए, यूं समझिए, फॉर एग्जाम्पल डस्ट ले ले आप, मिट्टी भी अगर उड़ती है, सॉइल इरोजन होता है डस्ट फॉर्म में, तो वो अगर हमारे आंखों में चले जाए, नाक में चले जाए, तो वो क्या करते हैं, रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमें इस प्रकार से हमारे नोजेस को ब्लॉक कर दे, या फिर हमारे आईज में कैटरेक्ट फॉर्म करने लगे, तो इन सब चीजों को हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोक, द बेस्ट वन एग्जाम्पल इज स्मोक, जो कहाँ से निकलती है, फैक्ट्रीज से निकलती है, कार या फिर व्हीकल्स के साइलेंसर से स्मोक निकलता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहलाता है, जो क्या अगर हमारे
नोज में चला जाए, हमारे लंग्स के पाथवे में चला जाए, तो क्या करता है ये रास्ता ब्लॉक कर देता है। रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर आपको बीमारी हो सकती है या फिर इधर आप मर भी सकते हैं। इससे जो कॉमन बीमारी होता है आमतौर बहुत सारे लोगों को होता है वो है अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा। इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज जिसमें सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर अमाउंट में नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों से आपको बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए बेस्ट है मास्क लगाओ। अगर आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है या फिर सिगरेट भी लोग पीते हैं तो उसमें से भी स्मोक निकलता है, वो भी क्या है हार्मफुल है। या फिर ठंड के मौसम में स्मोक होता है। वन इज फॉग, FOG, फॉग एक होता है, एंड सेकेंड वन इज स्मॉग होता है, SMOG। तो फॉग होगा तो वो हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर स्मॉग होगा, SMOG, ये होता है आपका फॉग प्लस स्मोक का रिएक्टिव फॉर्म होता है। वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं। तो कई सारे शहर में, फॉर एग्जांपल दिल्ली, आप लोग अक्सर ठंड के मौसम में न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि स्मॉग के कारण इतने लोगों की क्या गई, जान गई। वो क्या होता है, स्मोक होता है। उसमें क्या होता है, स्मोक मिला रहता है, उस फॉग में स्मोक मिला रहता है। तो वो भी क्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिस ट्रैक से, जिस रास्ते से, जिस पाथवे से हम लोग सांस लेते हैं, उसके लिए वो क्या है, हार्मफुल है। उसको वो क्या कर देता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है, अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। एनी अनदर टॉपिक? Okay then, meet you in another class.